एब्डोमिनल पेन के हवाले से आज हम बात करेंगे। जी हाँ, ये एक नॉर्मल सा एब्डोमिनल पेन जो कि प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी में कहते हैं कि कुछ पेन ऐसे होते हैं जो कि हर औरत को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब वो किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ये तमाम बातें जो है वो डॉक्टर हिना से हम जानेंगे, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा कॉमन जिसे कहना चाहिए। हर औरत इस स्टेज को फील कर रही होती है जो प्रेगनेंसी से गुजर रही होती है। ज़रा बताइएगा ये एब्डोमिनल पेन प्रेगनेंसी में क्या होता है? वेल, एब्डोमिनल पेन इन प्रेगनेंसी, सबसे पहले प्रेगनेंसी एक बहुत स्पेशल पीरियड होता है हर औरत की ज़िंदगी का, और बहुत एक सेंसिटिव पीरियड होता है। इसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं फीमेल के अंदर, और जो भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं भी होती, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में होते हैं हर औरत के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड लग रहे होते हैं। और स्पेशली वो ख़वातीन जो कि फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है अगर उनको पेन स्टार्ट हो जाए। और सबसे पहले हम प्रेगनेंसी जो है उसको हम 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी को, जिसमें से फर्स्ट 3 मंथ्स को हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड 3 मंथ्स को हम कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, और थर्ड 3 मंथ्स को हम कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, 9 मंथ्स को हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। अब प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन जो होता है, सबसे पहला पेन जो होता है वो होता है, बेसिकली वो पेन नहीं होता। बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो कंप्लेन ये करती हैं कि उन्हें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, मतलब कि उन्हें कुछ खिंचाव फील होता है लोअर एब्डोमेन में। होता है बेसिकली जब बच्चेदानी में बच्चा इम्प्लांट होता है और वहाँ ग्रो करना शुरू करता है, तो बच्चेदानी का साइज़ बड़ा होना शुरू होता है। जब बच्चेदानी का साइज़ बड़ा होना शुरू होता है तो वो जाहिर सी बात है पुश करता है, और एक स्ट्रेचिंग वाली सेंसेशन फीलिंग आती है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। कभी कभार ये होता है कि जब सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब लेटर इन प्रेगनेंसी, जब बच्चेदानी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है बच्चे के बड़े होने की वजह से, बेबी के बड़े होने की वजह से, तो उसमें ये होता है कि वो हमारी जो आंतें होती हैं पेट में, इंटेस्टाइन्स जो होती हैं, वो उनको पुश करता है। अच्छा। हाँ, जब वो उनको पुश करता है तो उस कंडीशन में पेन हो सकता है, जो कि इंटेस्टिनल पेन भी हो सकता है, और यूट्रस का अपना पेन भी हो सकता है, यूट्रस में उसकी वजह से पेन। सही। अच्छा, जब ये कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भारी चीज़ खा लेते हैं तभी पेन होता है? डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, या उसमें कोई ऐसा कोई मसला है प्रेगनेंसी में। ये हमें पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है। कभी कभार कुछ प्रेगनेंसीज होती हैं जो कि एंड अप हो जाती हैं अबॉर्शंस में, मिसकैरेजेस में, तो उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप मॉडरेट हल्का फुल्का वेट उठाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा सेकेंड रीज़न जो पेन होने का होता है वो होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो बढ़ जाता है बॉडी में। अच्छा। और फीमेल की बॉडी में जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है तो उससे ये होता है कि गट मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। गट मोटिलिटी ये होती है कि जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से, जिसको हम बाउल मूवमेंट्स भी कहते हैं, मतलब कि उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैशियस डिस्टेंशन हो सकती है। इनके वो कंप्लेन करती हैं कि गैस वाली फीलिंग आ रही है, उन्हें ब्लोटिंग हो रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, और ये सब चीज़ें फील होती हैं, तो उसकी वजह से भी एब्डोमिनल पेन हो सकता है। थर्ड रीज़न जो होता है वो ये होता है कि जब बेबी ग्रो करता है, और स्पेशली ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है, यानी कि जो नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं उसमें स्टार्ट होता है, बेबी किकिंग स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से अचानक से पेन होता है, जिसमें कभी कभार वो बहुत ज़्यादा एक्टिव बेबीज़ होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा किकिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से पेन भी ज़्यादा हो रहा होता है। और उसकी वजह से कुछ औरतें
जो है वो परेशान हो जाती हैं कि उन्हें इतना ज़्यादा मूवमेंट फील हो रही है। स्पेशली दोस्त जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसीज हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, बाद में जब सेकंड थर्ड प्रेगनेंसीज होती हैं तो फिर वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाती हैं, तो फिर उनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होता है, पता चल जाता लेकिन है। वो फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी होती है वो काफ़ी उनको एंजाइटी होती है इस बात से, तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। और बल्कि वो अच्छी इंडिकेशन होती है, अगर बेबी ज़्यादा मूव कर रहा है, ज़्यादा किकिंग कर रहा है, तो उसका मतलब कि फीटस जो है वो हेल्दी है और वो अच्छा ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और एक्टिव बेबी है, तो इट्स अ साइन ऑफ हेल्थ एक्चुअली, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं। हमारा जो पेन जो हो रहा होता है प्रेगनेंसी में, जिसको कहते हैं फॉल्स लेबर पेन्स, जिसको हम ब्रैक्सटन हैक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ब्रैक्सटन हैक्स कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस होती हैं। जब यूट्रस ग्रो हो रहा होता है और नियर टर्म जा रहा होता है, यानी कि 9 मंथ्स कंप्लीट करने जा रहा होता है, तो उस वक्त ये होता है यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिलीवरी के लिए, बेबी को एक्सपेल करने के लिए। उसमें नए रिसेप्टर्स आ रहे होते हैं, नए रिसेप्टर्स फॉर्म हो रहे होते हैं और एज अ रिज़ल्ट उसमें कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होती हैं। और कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट भी हो सकती हैं और कभी कभार मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकती हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि उसमें होता ही है कि ये सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, थोड़ी देर के लिए होती हैं कॉन्ट्रैक्शंस, और उसके बाद वो बिल्कुल फीमेल जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगी कि बस थोड़ी देर के लिए हुआ और उसके बाद फिर वो अपने रूटीन कामकाज में बिजी हो गई। इसका मतलब ये फॉल्स लेबर पेन्स थे, जो कि कंटिन्यूसली नहीं होते और वक्त के साथ बढ़ते नहीं हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कुछ कंडीशंस में सिवियर पेन भी होते हैं, वो भी फॉल्स ही होते हैं लेकिन सिवियर हो जाते हैं, या कुछ लोगों का पेन थ्रेशोल्ड कम होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा सिवियर फील होते हैं, या उनको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है, तो वो फ़ौरन रश करते हैं अपने डॉक्टर की तरफ या हॉस्पिटल की तरफ। उस कंडीशन में हम उनको एक इंजेक्शन लगा देते हैं जो कि एंटी स्पाज़मोटिक इंजेक्शन होता है, जो कि क्रैम्प्स मतलब कि कॉन्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लेता है, और उस इंजेक्शन से वो विद इन हाफ एन आवर थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनको चेक कर लेते हैं कहीं ट्रू पेन्स तो नहीं है। अगर ट्रू पेन्स हैं और वाकई में वो लेबर में जा रही है और टर्म पे वो पहुंच गई है, तो फिर हम उसको उस तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, पेन्स उसके ठीक हो जाते हैं कुछ देर के बाद, तो इसका मतलब ये है कि वो फॉल्स पेन्स थे। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द ट्रू लेबर पेन्स। ट्रू लेबर पेन्स वो हर कोई उसी का इंतज़ार कर रहा होता है कि ट्रू लेबर पेन्स स्टार्ट हों, जो कि 9 मंथ्स स्टार्ट होने के बाद होती हैं, और दैट इज़ 37 वीक्स के बाद होनी चाहिए, जो कि प्रॉपर टर्म का जो पीरियड है हमारा। और उसके बाद वो स्टार्ट होते हैं, तो उसमें ये होता है कि टाइम जैसे गुजरता है तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है पेन की, वो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होते। और उसमें ये होता है टिपिकल वो उसी तरह के पेन होते हैं जैसे कि पीरियड्स के दौरान होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सिवियर इंटेंसिटी में होते हैं। वो लोअर बैक से स्टार्ट हो रहे होते हैं और फिर फ्रंट पे एब्डोमेन में आ रहे होते हैं, और वो हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हो रहे होते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी भी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ हो रही होती है। पहले 10 to 15 मिनट्स में एक कंट्रैक्शन आती है, उसके बाद फिर वो 5 to 10 मिनट्स में एक आती है, फिर लेटर ऑन हर 2 से 3 मिनट के बाद एक कंट्रैक्शन आती है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आता जाता है तो कंट्रैक्शंस बढ़ती जाती हैं, तो उसको हम ट्रू लेबर पेन्स कहते हैं। और समटाइम्स ये ट्रू लेबर पेन्स जो होते हैं, इसका दूसरी इंडिकेशन ये होती है कि ये ट्रू लेबर पेन्स हैं, इसके साथ कभी कभार वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हैवी और ब्लड स्टेन्ड आ सकता है, जिसको हम शो कहते हैं। शो मीन्स कि ब्लड स्टेन्ड डिस्चार्ज, जो कि इंडिकेट करता है कि अब बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, अच्छा। खुलना स्टार्ट हो गया है और अब डिलीवरी का टाइम आ गया है। अच्छा। तो उस कंडीशन में फ़ौरन पेशेंट को हॉस्पिटल जहाँ पे वो बुक्ड है वहाँ पे उनको फ़ौरन जाना चाहिए, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए उस कंडीशन में। और वन मोर थिंग इज़ कि एक तो ये और कभी कभार ये होता है कि जो वाटर बैग होता है जिसके अंदर बेबी होता है, कभी उसका पानी लीक होना शुरू हो जाता है, उसमें से लीकिंग शुरू हो जाती है। वो भी इंडिकेशन यही है कि लेबर स्टार्ट हो गया है, ऑनसेट ऑफ लेबर हो गया है, तो अब उनको फ़ौरन रश करना चाहिए हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आया कि कुछ ख़वातीन को 7 मंथ के अंदर भी ये पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं कि लेबर पेन स्टार्ट हो गया, या किसी को 1 मंथ में भी हो रहा होता है, तो फिर कुछ इंजेक्शन वगैरह होते हैं जिसकी वजह से उस पेन को रोका जाता है, ऐसा कुछ है जो मैंने सुना है? जो 7 to 8 मंथ्स में कुछ लोगों को अगर ट्रू लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि वो प्री टर्म लेबर में चली गई है, यानी
कि वो टाइम से पहले लेबर में चली गई हैं, और अगर बेबी डिलीवर भी हो जाता है तो फिर वो प्रीमेच्योर होता है बेबी, और फिर उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ कंडीशंस में बेबी सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन जितना लेट 9 मंथ्स के जितना करीब होगा उतना ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे बेबी के, और जितना कम होगा जैसे 7 मंथ्स है उसमें चांसेस थोड़े से कम होते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़ के सर्वाइव करने के, लेकिन चांसेस होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते। उस कंडीशन में यही होता है कि पेशेंट जब एडमिट करते हैं हम उसे लेबर वार्ड में, तो अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहे होते लेबर पेन्स, तो फिर ये है कि कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं स्टीरॉइड्स के जो कि हमें लगाने पड़ते हैं ताकि बेबी का सर्वाइवल इंक्रीज़ हो, और इफ़ देयर इज़ नो वे आउट और हमें डिलीवर करवाना ही पड़ता है उसको, तो बस एहतियातन हम स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाते हैं, जिससे बेबी के लंग्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, तो बेबी को सांस लेने में आसानी होती है, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी जो होते हैं उसके लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए होते, तो वो सांस नहीं ले पाता, और ऑब्वियसली जब वो सांस नहीं ले पाएगा तो नेचुरली उसको सर्वाइव कर सकता। तो इस तरह से हम उसके इंजेक्शंस लगाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसके पानी की जो लीकिंग हो रही है, उसका वाटर बैग जो लीक कर रहा है उसको किसी तरह, उसको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें एक इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं उनको, और साथ में हम उनका जो भी लाइकर उनका वो हो रहा होता है, वेस्ट हो रहा होता है, लीक हो रहा होता है, तो हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी ड्रिप्स होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस होती हैं जिससे हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो, और अगर वो जाहिर सी बात है एक दफ़ा वो लीकिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। फिर भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि वो टर्म के जितना करीब जा सकें उतना वहाँ तक ले जाएँ। उनको हम एडमिटेड करते हैं, उनको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली, और बेबी को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं थ्रू CTG, जैसे कि ECG होता है हर पेशेंट का, जैसे हार्ट की हम ECG करते हैं, इस तरह बेबी के हार्ट की CTG करते हैं, कार्डियोटोपोग्राफी जिसको कहते हैं, और उससे हम देख लेते हैं कि बेबी कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं जा रहा। अगर फीटल डिस्ट्रेस जिसको कहते हैं, यानी कि बेबी के सर्वाइवल के चांसेस पेट में ही कम होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम उसी वक्त उसको डिलीवर कराने की कोशिश करते हैं। और डिलीवर कराने का ये है कि अगर वो उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई हुई हैं और अगर बच्चेदानी का मुँह खुद ही खुलना शुरू हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं खुलना शुरू होता तो फिर कुछ मेडिसिन से उसको खोलना पड़ता है, कुछ ड्रिप्स होती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो हम वजाइनली इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे करते हैं। और अगर बहुत ही बिल्कुल ही लेबर में नहीं है पेशेंट और वाटर बैग भी लीक हो रहा है और फीटल डिस्ट्रेस भी हो रहा है तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम उसका सीज़ेरियन सेक्शन करके और बेबी को सही डिलीवर करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जो आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि टाइम आ जाता है लेकिन एब्डोमिनल पेन नहीं हो रहा होता। अक्सर ऐसा होता है कि टाइम आ जाता है, बल्कि फिर हम कुछ एक्चुअली टाइम जो हम लोग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जिसको हम कहते हैं EDD, वो जो हम देते हैं वो एग्जैक्टली ये नहीं होता कि आप एग्जैक्टली उसी दिन डिलीवर हो जाएंगे। वो एक्सपेक्टेड डेट इसीलिए उसको कहा जाता है कि उससे 10 डेज़ पहले या 10 डेज़ बाद या इवन 2 वीक्स भी अगर गुजर जाए तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 40 वीक्स से ऊपर हो गए हैं, 41, 42 वीक्स तक चली गई है पेशेंट और फिर वही फीटल डिस्ट्रेस का मसला हो रहा है, हमने CTG करके देख लिया है फीटस डिस्ट्रेस में है और उसको हम पोस्ट टर्म कहते हैं, अब पेन्स नहीं हो रहे तो फिर हम उसको आर्टिफिशियली इसको कहते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। हम ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर या इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। उसमें यही होता है कि कुछ ड्रिप्स में कुछ ऐसी दवाएं डाली जाती हैं जिससे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो और सर्विक्स को सॉफ्ट करने के लिए कुछ टैबलेट्स हम नीचे से वजाइनली इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से सर्विक्स सॉफ्ट होता है। सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह को कहते हैं और बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है और एक लेबर का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसके बाद भी शुरू नहीं होता और पोस्टर्म हो गई है तो फिर वो फाइनली सिजेरियन सेक्शन में एंड सही। ये आज जो हमने बात की है एब्डोमिनल पेन के हवाले से, ये एक नॉर्मल सा पेन है जो ख़वातीन बर्दाश्त कर रही होती हैं और हर खातून को जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये गाहे बगाहे इस पेन को बर्दाश्त करना पड़ता है। ये हमारा पार्ट 1 था प्रोग्राम का। जो इसका पार्ट 2 आप देखेंगे उसमें हम जो कहना चाहिए ना कि डेंजरस पेन जिसे हम कह सकते हैं या अलार्मिंग पेन कह सकते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच। आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो शेयर की और ख़ास तौर पर उन माओं के लिए जो पहली दफ़ा मदर बन रही हैं और हर छोटी छोटी चीज़ से वो परेशान हो रही होती हैं, घबरा रही होती हैं। जाहिर सी बात है आप बेबी कैरी कर रहे होते हैं तो 10 तरह के ख्यालात भी जहन में आते हैं। तो आई होप कि इस प्रोग्राम से आपको बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिली होगी। यहाँ पर हमारा वीलॉग एंड हो रहा है। हम फिर मिलेंगे डॉक्टर हिना से और पार्ट 2 में देखते हैं कि डॉक्टर हिना हमें क्या बताती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।